नमस्ते बच्चों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, हम समझ रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, जिसको हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं, और कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता या फिर इसको यूनिवर्सल सिविल कोड बोलें, उसके बारे में। उम्मीद है आपको वो पसंद आया होगा। आइए आज के वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र वगैरह की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कई सारे शब्द हैं जिसके बारे में हम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे, उसकी परिभाषाओं को जानेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए, शुरुआत में हल्का सा मैं एक भूमिका बांधना चाहता हूँ कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी ने यू टर्न लिया। आप जानते हैं कि हमने उदारीकरण अपनाया 1991 में। तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी ने यू टर्न लिया और भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को तेज़ रफ्तार से चलाने के लिए एक नया ईंधन एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। लेकिन बिना अच्छी सड़क के वह गाड़ी कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, क्योंकि दूसरे पर निर्भरता कभी स्थायी नहीं हो सकती है। इसीलिए उपाय हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए। स्वदेशी तकनीक हो, स्वदेशी पूंजी हो, स्वदेशी श्रम हो, तो स्वदेशी कर व्यवस्था हो, स्वदेशी न्याय व्यवस्था हो, सारी चीज़ स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था हो, तो सारी चीज़ें स्वदेशी होंगी। दूसरे पर हम निर्भर नहीं रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो चलिए, आप जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया सार्वजनिक उपक्रम, यानी कि सरकारी उपक्रम, सरकारी इकाइयाँ, सरकारी उद्यम। दूसरा निजी क्षेत्र यानी कि निजी उपक्रम, जो उद्योग निजी हाथों में है। और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, यानी कि संयुक्त उपक्रम, जिसमें सरकारों का भी उसमें योगदान है और निजी संस्थाओं का भी योगदान होता है। एक शब्द है विनिवेश, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमार या रुग्ण जो इकाइयां हैं, उसका प्रबंधन और व्यवस्था में सरकार जो है अपनी भागीदारी कम कर देती है और निजी भागीदारी को बढ़ा देती है, तो इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेशीकरण या विनिवेश देना कहते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा वस्तु विनिमय। ये क्या होता है? देखिए, प्राचीन समय में एक समय था जब मुद्रा नहीं बनी थी, तो उस समय वस्तुओं द्वारा जो है विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता था। आप मुझे चावल दे दें, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। आप मुझे गाय दे दें, मैं आपको बैल दे दूंगा। आप मुझे कोई सामान दे दें, मैं आपको दूसरा कोई सामान दूंगा। इसी तरह की जो विनिमय व्यवस्था थी, एक्सचेंज सिस्टम जो था, वो ऐसे ही था। इसके बाद आ गया मुद्रा विनिमय, मतलब जब मुद्रा का आविष्कार हो गया, मुद्रा बन गई, तो फिर मुद्रा दे करके वस्तुओं का लेन देन होने लगा। वस्तु के बदले मुद्रा विनिमय चालू हो गया। एक शब्द है समाजवाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोशलिज्म बोलते हैं। ये क्या होता है? देखिए, उत्पादन के साधन और उसका वितरण। उत्पादन के साधन, जैसे कि उत्पादन कैसे होगा, मतलब वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन कैसे होगा, उसके साधन क्या क्या हैं? जैसे कि पूंजी है, जैसे कि ज़मीन है, जैसे कि श्रम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसको उत्पादन के साधन बोलेंगे। और उससे जो रिजल्ट मिलेगा, उससे जो लाभ मिलेगा, उसका फिर वितरण, ठीक है। तो उत्पादन के साधन और उसके वितरण दोनों पर ही सर्वहारा यानी मजदूरों, किसानों का नियंत्रण हो तथा उनकी उत्पादन के साधन और वितरण पर जनता का नियंत्रण हो, और वितरण जो है इसकी समानता के सिद्धांत की बात करता है समाजवाद। दूसरा है साम्यवाद, जिसको हम लोग कम्युनिज्म बोलते हैं। कम्युनिज्म कहता है कि उत्पादन के साधन और वितरण पर सर्वहारा यानी कि मजदूरों का नियंत्रण हो और उनकी ज़रूरत के अनुसार ही उसका वितरण हो, यानी कि राज्य विहीन तंत्र की व्यवस्था
करने की बात करता है। तो यहाँ दो शब्द थे, समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद यानी कि उत्पादन के साधन और वितरण पर जनता का नियंत्रण और वितरण की समानता का सिद्धांत की बात करता है समाजवाद। और साम्यवाद यानी कि उत्पादन के साधन और वितरण पर सर्वहारा यानी कि मजदूरों का नियंत्रण और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उसका वितरण हो और एक राज्य विहीन तंत्र की स्थापना की बात करता है। अगला है लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र, जिसको जमहूरियत भी कहते हैं। ये हो गया कि जनता द्वारा चुनी जाने वाली जो भी सरकार वाला तंत्र या व्यवस्था होती है उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ पे सरकारें चुनी जाती हैं। अगला एक शब्द है गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। लोकतंत्र को कहते हैं डेमोक्रेसी। गणतंत्र हो गया कि जिस देश या राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो बल्कि वो चुना जाता हो, चुनने वाला तंत्र हो, उसको हम लोग गणतंत्र कहते हैं। अब है निजीकरण। निजीकरण यानी कि अर्थव्यवस्था के जो भी इकाइयां हैं, उद्योग हैं, कारखाने हैं, सेवाएं हैं, उनका प्रबंधन और उनकी व्यवस्था जो है निजी हाथों में सौंप देना, यही है निजीकरण। दूसरा है, अगला है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। तो वैश्वीकरण और निजीकरण, इसके लिए नियमों के प्रति लचीलापन अपनाना और उसको उदार बना देना, ज़्यादा कठिनाई नहीं होना प्राइवेटाइजेशन करने को और वैश्वीकरण करने को, तो इसी को हम लोग उदारीकरण बोलते हैं। अब है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण बोलें या ग्लोबलाइजेशन बोलें या सार्वभौमिकरण बोलें, एक ही बात है। ये क्या होती है? तो देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे श्रम यानी कि मेहनत, ठीक है, यानी कि जो काम करने वाले हैं कामगार या कर्मी, ठीक है, ये फिर पूंजी हो, पैसे हो, फिर तकनीक हो, वस्तु हो या फिर सेवाएं हो, बैंकिंग सेवा हो या ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी सेवा हो, इसको बेरोक टोक कहीं भी दुनिया में प्रवाह हो सकने वाले तंत्र की कल्पना की गई है वैश्वीकरण के अंतर्गत। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब एक विश्वग्राम मतलब ग्लोबल विलेज की कल्पना है इसमें। राष्ट्रों के बीच दूरियां इससे कम हो जाती हैं और देशों के मध्य एक रूपता आती है, ठीक है। अब अगला शब्द है संप्रभु राष्ट्र। ये क्या हुआ? मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है या भारत में संप्रभुता है, इसका क्या मतलब होता है? जो देश या जो राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही नीतियों को खुद बनाने में स्वतंत्र हो, जैसे भारत की अंदर की जो व्यवस्था है उसके लिए कानून बनाने का अधिकार भारत के ही पास है और भारत का विदेशी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध होगा इसके लिए भी नीति बनाने का जो शक्ति या फिर अधिकार जो है वो भारत के ही पास है, इसलिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। एक शब्द आता है साम्राज्यवाद यानी कि इम्पेरियलिज्म। तो किसी देश या राष्ट्र राज्य बोल सकते हैं, उसके द्वारा सैनिक कार्रवाई करके, ठीक है, धावा बोल करके, उस पर आक्रमण करके दूसरे देश की पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो सिस्टम है उस पर कंट्रोल करने का जो सिद्धांत है, यही होता है साम्राज्यवाद। यानी कि किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या अधीनस्थ राष्ट्र पर सैन्य बल द्वारा आर्थिक राजनैतिक नियंत्रण कर लिया जाता है, इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है उपनिवेशवाद यानी कि कोलोनियलिज्म। ये क्या होता है? देखिए, किसी देश या राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर बिना सैनिक कार्रवाई किए, उसमें कोई सैन्य आक्रमण नहीं किया जाता है और बिना वो आक्रमण किए पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंट्रोल करने का जो सिद्धांत है वो होता है उपनिवेशवाद। यानी कि किसी देश द्वारा अपने अधीनस्थ देश या दूसरे देश पर असैनिक कार्रवाई माने बिना सैन्य कार्रवाई किए आर्थिक राजनीतिक जब नियंत्रण कर लिया जाता है तो इसको हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। और आप जानते हैं कि कंपनियों के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से, वैश्वीकरण के नाम पर जब किसी देश के नागरिकों को अपने वस्तुओं, अपनी सेवाओं, अपने उत्पादों पर निर्भर कर लिया जाता है तो कंपनियों का कंट्रोल हो जाता है इस तरह से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नव उपनिवेशवाद और जो उपनिवेशवाद है वो भी बड़ा खतरनाक है
इससे हमें बचना चाहिए। सरकारों को इस तरह से खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए कि पूरी तरह से सभी चीज़ों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो उम्मीद है इन चीज़ों को आपको समझने में इस वीडियो के माध्यम से सहूलियत मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।